गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इनके पूर्व कौन कौन राजा रहे या किसका राज्य रहा, और इनके पास में से पूर्व जो कि चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे, जो कि इन्होंने भी पूरा संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे स्थापित किया था, एक केंद्र शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उनके बाद कौन राजा हुआ जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया और उनकी क्या उपलब्धियाँ रही। थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि सम्राट अशोक इम्पोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन सम्राट अशोक पे बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस उनका भी काल रहता है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतिहास के क्रम की एक कड़ी है। बात करते हैं बिंदुसार, जिसे कि हम लोग इतिहास में अमित्रघात भी बोलते हैं, जिनका समय काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। यूनानी ने उसका उल्लेख अमित्रोचेटिस तथा अलित्रोचेडिस के नामों से किया है, जो संस्कृत के अमित्रघात शत्रुहंता या अमित्रघात शत्रुओं का भक्षक का ये उसका रूपांतरण है के नाम से जाना जाता है। यही उसकी उपाधि रही है। बिंदुसार के काल की उपलब्धि यही रही कि उसने विशाल मौर्य साम्राज्य को यथावत बनाए रखा और एकाधिक क्षेत्रीय विद्रोह जो उसके काल में हुए उनका उसने सफलतापूर्वक दमन किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त के आदर्शों और तरीकों का प्रशासक था और उसने यशस्वी पिता की परंपराओं की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। दिव्य वदान में बिंदुसार के काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का उल्लेख किया गया है। प्रथम विद्रोह के दमन के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक के वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने शिकायत की, न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं। अशोक ने इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित की। तक्षशिला में पुनः कुछ समय बाद एक विद्रोह हुआ, जिसके दमन के लिए इस बार बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र कुमार सुसीम को भेजा। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ स्थापित मैत्री संबंध की परंपरा को भी बनाए रखा। स्ट्रैबो ने लिखा है कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस ने एलिट्रोचेडिस यानी कि बिंदुसार की राज्यसभा में डायमेकस नामक अपना एक राजदूत भेजा था। पिलने के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जो कि 285 ईसा पूर्व से 247 ईसा पूर्व रहा था, ने पाटलिपुत्र के दरबार में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था। मिस्र का यह राजा बिंदुसार एवं अशोक दोनों का समकालीन था, अतः यह कह पाना संभव नहीं है कि डायनोसियस बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र आया था या अशोक के समय में। कुछ विद्वानों के अनुसार चूँकि यूनानी लेखकों ने अशोक की तुलना में बिंदुसार का अधिक उल्लेख किया है, अतः बिंदुसार के काल में ही डायनोसियस पाटलिपुत्र आया होगा। एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार के संबंध में एक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया है। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस को 3 वस्तुएं भेजने के लिए लिखा था: मीठी शराब, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। एंटियोकस ने उत्तर दिया कि अंजीर और शराब तो हम आपको भेज देंगे, किंतु यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों के विक्रय की मनाही है। उस घटना से बिंदुसार की दार्शनिक रुचि का संकेत मिलता है। यूनानी लेखकों से भारत और पश्चिमी देशों के बीच होने वाले तत्कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच होने वाली संधि से ही इन संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। बहुत बाद की बौद्ध और जैन कथाओं से ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने अपने पिता के काल के योग्य एवं
कुशल कर्मचारियों को अपनी सेवा में रखा था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन एवं बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार चंद्रगुप्त का महामंत्री चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री था। बाद में खल्लाटक और उसके बाद राधागुप्त महामंत्री था। दिव्यावदान में 500 सदस्यों की एक सभा का उल्लेख है जो बिंदुसार को प्रशासनिक कार्य में सहायता देती थी। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि एक आजीविक परिवारजक बिंदुसार के दरबार का मुख्य व्यक्ति था। अनुमान था बिंदुसार भी आजीविक संप्रदाय के प्रति उदार था। उसके उत्तराधिकारी अशोक से लेकर दशरथ तक मौर्य राजाओं ने आजीविकों को प्रभुत्व दान दिए थे। 7वें अभिलेख में स्तंभ लेख में अशोक ने कहा है कि उसके पूर्व के राजाओं ने भी धर्म की वृद्धि की धारा में मनुष्य की उन्नति के प्रयास किए थे। इन पूर्ववर्ती राजाओं में बिंदुसार भी रहा होगा। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, जैसा कि प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका समयकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व रहा है। चंद्रगुप्त के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में की जाती है। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का उज्ज्वलतम पृष्ठ है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है। यह आकार H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है और यह आकाश में एक प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके अशोक नाम का उल्लेख नहीं है। सिर्फ मास्की, गुर्जरा, नित्तुर तथा उदयगोलम के लघु अभिलेखों में उसका अशोक नाम से उल्लेख है। अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी राजा अर्थात देवनाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है। कुछ अभिलेखों में उसके लिए केवल देवनाम प्रिय लिखा गया है तथा बैराट लेख में उसे मात्र प्रियदर्शी राजा यानी प्रियदर्शी राजा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा गया है। यद्यपि इन ग्रंथों में उसे अशोक या धर्माशोक के नाम से भी अभिहित किया गया है। पुराणों में से कहीं कहीं अशोक वर्धन भी कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक अपने दूसरे नाम या विरुद्ध प्रियदर्शी के रूप में अधिक जाना जाता था। अब बात करते हैं अशोक के प्रारंभिक जीवन। अशोक के अभिलेखों में उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई खास उल्लेख नहीं है। बौद्ध परंपराओं में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध तथा अशोक के प्रारंभिक जीवन की नृशंसता और क्रूरता के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये सूचनाएं अन्य साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होती, इसलिए इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दूसरी ओर अशोक के राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के मध्य 4 वर्ष का अंतराल क्यों है, इसका स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहीं है। अशोक के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों में कुछ उल्लेख एवं कथानक मिलते हैं। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के पुत्र का नाम सुसिम था। बाद में उसे चंपा नगरी की एक ब्राह्मण पत्नी सुभद्रांगी से दो पुत्र हुए जिनके नाम थे अशोक और विगताशोक। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों तथा 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम दिए हैं, सुमन, अशोक तथा तिष्य। अशोक तथा तिष्य 2 सगे भाई थे तथा सुमन सहित बिंदुसार के अन्य 99 पुत्र अशोक के सौतेले भाई। सुमन सभी 101 पुत्रों में बड़ा था। राज्य प्राप्त करने से पूर्व अशोक को प्रांतीय शासक के रूप में कार्य करने का अवसर मिल चुका था। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि बिंदुसार के राज्यकाल में अशोक तक्षशिला एवं अवंतिका उपराजा रह चुका था। तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार युवावस्था में अशोक कामासक्त होकर आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, इसलिए उसे कामाशोक कहा जाता था। इस कथन की विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध है, लेकिन यह निश्चित है कि अशोक ने अनेक विवाह किए थे। उसकी अनेक पत्नियों के नाम विविध स्रोतों से ज्ञात होते हैं। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठतम पुत्र नहीं था और बौद्ध ग्रंथों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में उसके रुग्णावस्था के दौरान अशोक एवं उसके भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। संभवतः इसीलिए अशोक के राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व के मध्य
4 वर्षों का व्यवधान हो गया। दिव्य विधान में दी गई कथा के अनुसार बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम, यह संभवतः सुमन का ही दूसरा नाम था, से अधिक प्रेम करता था और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन राज्य के अमात्य अशोक के पक्षधर थे। बिंदुसार बीमार हो गया और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अमात्यों ने अब अशोक को राजा बना दिया। उस समय सुसीम तक्षशिला में था। पिता की मृत्यु और अशोक द्वारा राज्य पर अधिकार किए जाने का समाचार सुनकर सुसीम राजधानी लौटा, परंतु अशोक द्वारा पूर्व नियोजित पाटलिपुत्र की परीक्षा में जो दहकते अंगारों से भरी थी, गिरकर मर गया। महावंश में एक दूसरी कथा दी गई है। इस ग्रंथ के अनुसार जब बिंदुसार बीमार हुआ तो उस समय अशोक उज्जैनी में था। अपने पिता की आसन मृत्यु का समाचार पाकर वह उज्जैनी से रवाना होकर पाटलिपुत्र पहुंचा और पिता की मृत्यु हो जाने पर उसने अपने बड़े भाई सुमन को मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया। एक दूसरे प्रसंग में महावंश का कथन है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। इनमें अशोक अत्यधिक तेजस्वी और बलवान था। अशोक ने 99 सौतेले भाइयों को मारकर संपूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन किया। दीप वंश में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों के वध के पश्चात सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख है। बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने केवल 6 भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था। चीनी ग्रंथ फा युएन चू लिन में भी उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम को मारकर राज्य पर अधिकार कर रहा था। उपयुक्त कथाएं बहुत अतिरंजित जान पड़ती है, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर के नीलकंठ शास्त्री ने कहा है अपनी किताब नंद मौर्य युगीन भारत में कहा है कि यह अधिक संभव जान पड़ता है कि अशोक को राज सिंहासन बिना किसी संघर्ष के नहीं मिला था, किंतु अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों का वध कर देने के बाद में जितनी कहानियां प्रचलित है वे सभी निराधार है। स्वयं अशोक के अभिलेखों से वध की कहानियों का खंडन हो जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उत्कीर्ण उसके 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक उसके अनेक भाई जीवित थे और उनके प्रति अशोक को बड़ा स्नेह था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यह संभव है कि अशोक का उत्तराधिकार विवादग्रस्त रहा हो और उसके लिए काफ़ी खून खराबा हो, किंतु उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक एक क्रूर और एवं अत्याचारी शासक था। अपने नृशंस कर्मों के कारण महावंश के अनुसार उसे चंडाशोक भी कहा जाता था। दिव्य विधान का कथन है कि एक बार क्रोध में उसने अपने 500 अमात्यों के सिर धड़ से अलग कर दिए क्योंकि उन्होंने उसके आदेश की सही पालना नहीं की। इसी ग्रंथ के अनुसार उसने अशोक वृक्ष के पत्तों को तोड़ने के अपराध में अंतःपुर की 500 स्त्रियों को जीते जी आग में जलवा दिया। हिमसाग ने अशोक द्वारा निर्मित एक नरक ग्रह का उल्लेख किया है जिसमें पिघली हुई गर्म धातु से भरी 3 विशाल भट्टियाँ थी तथा मनुष्य को यंत्रणा देने के नरक तुल्य सब साधन थे। दिव्य विधान में भी अशोक के एक भयंकर बंधनगार नरक ग्रह का उल्लेख है जो बाहर से बहुत सुंदर तथा दर्शनीय था। अशोक की क्रूरता से संबंधित उपयुक्त कथाएं अतिरंजित एवं पूर्वाग्रह युक्त जान पड़ती है। इन कथाओं की सृष्टि संभवतः बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी प्रभाव को सिद्ध करने के लिए की गई है। यह दिखाने के लिए कि बौद्ध धर्म में इतनी शक्ति एवं तेजस्विता है कि उसके प्रभाव से एक क्रूर एवं नृशंस व्यक्ति का संपूर्ण रूपांतरण संभव है। वैसे ही जैसे अशोक अपने प्रारंभिक जीवन काल में चंडाशोक के बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण धर्माशोक बन गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अशोक और बिंदुसार के बारे में जाना और अशोक के प्रारंभिक जीवन में जाना कि उसको किस तरह से राज्य मिला था। अब उसकी सबसे प्रसिद्ध विजय जो है कलिंग विजय, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।